वे पदार्थ जिनसे हमें प्रकाश मिले या फिर तो ऊष्मा मिले। अब इसमें भी तीन कैटेगरी हो जाती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जितनी चीज़ें हैं वो तीन तरह से हमें मिलती है, या तो सॉलिड फॉर्म में होगी, या लिक्विड होगी, या तो गैसियस होगी। इसी तरह से फ्यूल भी हो गए, जैसे सॉलिड है मान लीजिए, जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लकड़ी हो गया, वुड, चारकोल हो गया, कोक हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? फ्यूल के हैं। अब इसमें से कुछ आपके सॉलिड में चले जाएंगे, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस में। तो जो जिस फॉर्म में दिखाई देगा वो उसी कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड हो गया, कोल दे दिया, कोक दे दिया, चारकोल, ये सारे आपके सॉलिड हो गए। ऐसे ही लिक्विड में अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल, डीजल। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ये जितने दिखाई दे रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। अब अगर इसमें कैटेगरी की बात करें कि फ्यूल में कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी लकड़ी में भी मान लीजिए यूज़ करते हैं, जैसे कोयला में भी यूज़ करते हैं। तो कोयला भी आपका जो कोल है वो भी कई तरीके का होता है, तो कई तरीके का है, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं दहन यानी कंबशन की बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किसकी जो है ऊष्मीय क्षमता ज़्यादा है, किसका ऊष्मीय मान अधिक होगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जितना फ्यूल दिखाई दे रहा है, तो हम कभी कभी सॉलिड यूज़ करें, कभी लिक्विड, लेकिन जो सॉलिड है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। जैसे हम वुड जला रहे हैं तो कितना वुड जला दें तो हमें इतनी एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही लिक्विड में क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, कम जगह में और थोड़ा सा यूज़ करने पे अगर हमें ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यूज़ मिल रहा है, हमें अल्टीमेट यूज़ क्या है कि एक तो थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट मिले, दूसरा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। तो हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड का कैलोरीफिक, अगर तीनों की बात करें तो सॉलिड का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, फिर लिक्विड का है, फिर गैसेस का है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका हुआ? गैसेस का। तो जितना गैस है हमारी वो सब क्या हो गई, उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो गया। अभी इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम इसमें कंबस्शन जब कराते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, कोई अवशेष नहीं बचता। जैसे ये जलता है तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जैसे कोयला जलाया, लकड़ी जलाए तो कुछ ना कुछ हमें बाद में अवशेष टाइप का बच के मिल जाता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा बहुत मिलता है, गैसेस में हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है, कैटेगरी है कि हम कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेटर है, कौन सा फ्यूल बेटर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंबस्शन की। अब कंबस्शन यानी दहन की बात करते हैं कि फ्यूल की प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए। पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल, जैसे कंबस्शन हो गया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल में बेटर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो आपका है ज्वलनशील पदार्थ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्शन, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाता है? कंबस्शन, यानी उसने जलना शुरू कर दिया, दहन प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई।
अब हमारे पास कोई भी फ्यूल है तो उसमें 3 पॉइंट जरूर उसको फुलफिल करने चाहिए। पहले तो उसका जो है उसमें कंबशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जलने की प्रॉपर्टी हो, तो यानी पदार्थ जो हमारा होना चाहिए ज्वलनशील होना चाहिए, उसमें कंबशन की प्रॉपर्टी हो, पहला चीज़। दूसरा, उस समय पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपका ये जो कंबशन प्रोसेस है ये हमारा कैसा होता है, एक तो एक्सोथर्मिक होता है और ऑक्सीडेशन। एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो हमारा ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, सीधी सी बात है, यानी ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। और एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकल रही है, क्योंकि हमारे जितना भी फ्यूल है हमें एनर्जी एज अ आउटपुट चाहिए, तो ये सब प्रोसेस कैसे हो गए, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक उष्मा एक होता है उष्मा शोषी, एक होता है उष्मा क्षेपित। तो उष्मा शोषी का मतलब होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको कहते हैं एंडो, ठीक है, वर्ड से ही बिल्कुल क्लियर होता है, एंडो, एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब, डो मतलब, इंडो मतलब कुछ अंदर जाए, अंदर जाने का मतलब एब्जॉर्ब करे, ठीक है, अवशोषित करे, एब्जॉर्ब में बी आता है ना, तो एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन हमें फ्यूल में एब्जॉर्ब ना करे, वो क्या करे, बाहर निकाले, हमें तो ये चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी एज आउटपुट चाहिए, तो वो सब प्रोसेस कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी एज आउटपुट हमें मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसमें एनर्जी मुक्त हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गए, यानी जितना कंबशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। अब इसमें 3 प्रोसेस हो गए। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो जलना शुरू कर दे, ठीक है। तो अब इसमें भी कंबशन आपके 3 तरह के हो गए, एक तो हो गया तुरंत जलना शुरू कर दे, एक हो गया स्लो, एक हो गया ऑटो कंबशन, यानी रैपिड, स्लो और ऑटो कंबशन। कंबशन 3 तरह के हो गए। अब यहाँ पे रैपिड का मतलब क्या है, रैपिड मतलब त्वरित, स्लो मतलब धीरे धीरे मन, ऑटो मतलब स्वतः, रैपिड मतलब त्वरित, त्वरित, स्लो मतलब मन धीमे धीमे, और ऑटो मतलब स्वतः। त्वरित का मतलब है कि हमें ऐसा कंबशन जो कि तुरंत हो जाए। ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें आपको ऐसा लगे कि रिजल्ट इनिशिएट तुरंत हो रहा है, आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा किस कंडीशन में होता है। पेट्रोल तो धीरे धीरे आपका खत्म होता है, जैसे हम पेट्रोल भराते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे वो जलता रहता है और धीरे धीरे खत्म होता रहता है ना। ऐसे ही जैसे एक्सप्लोजन होता है, कहीं विस्फोट होता है, जैसे आप पटाखा जलाते हैं दीपावली में, तो क्या होता है, जैसे ही करते हैं तुरंत भड़ाम बोलता है, बोलते हैं ना, रिजल्ट उसका तुरंत दिखाई देता है। तो जो एक्सप्लोजन का केस है, जैसे कहीं भी एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो जाए, मैच बॉक्स जैसे हमारे पास तीली होती है, हम क्या करते हैं, तुरंत जलाते हैं, तुरंत जल जाती है, तुरंत रिजल्ट उसका दिखाई देता है। कहीं पटाखे यूज़ कर रहे हैं तुरंत हो रहा है, कहीं विस्फोट हो रहा है तो तुरंत हो रहा है। तो ये सब हमारा कंबशन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, यानी तुरंत जो है उसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, रैपिड कंबशन का प्रोसेस है। अब ऐसे ही अगर स्लो देख ले तो स्लो में क्या क्या हो रहा है, पेट्रोल वाला हो गया। दूसरा हमारी अगर लाइफ में देखा जाए तो
रेस्पिरेशन प्रोसेस, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस उसमें भी हो रहा है, लेकिन वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे कंबशन हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है वो किसमें जाएगा, अब ऑटो में क्या जाएगा, ऑटो में आपके ऐसे एग्जाम्पल जाएंगे जो कि खुद से इनिशिएट हो जाए, जैसे अपने से हो जाए ऑटो, फॉस्फोरस जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, जैसे आप यहीं पे रख दीजिए ऐसे धीरे धीरे, तो क्या करेगा, जैसे ही एयर उसको मिल रही है तो वो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो टहनियाँ पड़ी रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप रगड़ की वजह से अपने आप उसमें जलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई इनिशिएट करने के लिए नहीं है, वो स्वतः ही अपने आप उसमें कंबशन हो जा रहा है। तो अभी आपने कितनी चीज़ें पढ़ी, एक तो फ्यूल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो कि तुरंत आपको उष्मा दें या फिर जो है प्रकाश उत्पन्न करें। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल 3 टाइप के हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपका वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, ये जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। लिक्विड पेट्रोल, डीजल, जितना ये सब है ये हो गया आपका। गैसेस में आपका प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, वाटर गैस, जितनी गैसेस हैं वो सब उसमें आ जाएंगी आपकी। कैलोरीफिक वैल्यू इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी, गैस, ठीक है। इसमें कोई अवशेष भी आपको नहीं मिल रहा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर फ्यूल की बेसिस पे देखा जाए बेस्ट फ्यूल, तो आप क्या कहेंगे, गैसेस बेस्ट फ्यूल है, गैसेस फ्यूल आर द बेस्ट फ्यूल। अब इसके बाद आ जाता है कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस ये है आपका कि ये जितने फ्यूल आप पढ़ रहे हैं इनको अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो ये अपने आप जलना शुरू कर दें, मतलब ये तुरंत प्रकाश ऊष्मा देना आपको शुरू कर दें। तो यानी दहन का जो प्रोसेस होता है ये कंबशन प्रोसेस है आपका। अब कंबशन भी आपका 3 तरह का हो गया, रैपिड, स्लो और ऑटो। रैपिड मतलब जो बहुत फास्ट कंबशन करे, और तो फास्ट में आपने देख लिया, स्लो देख लिया और ऑटो देख लिया। और एज फ्यूल की 3 प्रॉपर्टी आपकी, सबसे पहले तो उसमें कंबशन होने की प्रॉपर्टी हो, वो आपका ऐसा पदार्थ हो जो कि ज्वलनशील हो, एक चीज़ ये देखना है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस समय पे वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। थर्ड वन इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसके पास एक टेम्परेचर भी होना चाहिए कितने पे वो इग्निशन स्टार्ट कर देगा, इग्निशन मतलब जलना शुरू कर देगा। ये 3 प्रॉपर्टी किसी भी फ्यूल में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कोयला। हम देखते हैं कोयला हमारा 5 तरह का होता है। ऐसे हम देखते हैं कि कोयले, सारे कोयले एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी आपका 5 तरह का है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा हो गया और क्यों हो गया, क्या मैक्सिमम होता है, कार्बन की मात्रा, ठीक। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, स्टीम कोल, एंथ्रासाइट, 5 तरह के हो गए। इसमें सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये सबसे पुअर क्वालिटी का आपका क्या है, कोयला है। इसके बाद इसको लिग्नाइट, ये आपका ब्राउन कलर का है, और ये आपका मीडियम है, यानी
ज़्यादातर अगर देखें अभी तो कौन सा यूज़ होता है, बिटुमिनस। एग्जाम में पूछा जाता है, कई चीज़ें पूछी जाती हैं कि सबसे बेकार क्वालिटी का तो बिट हो गया। लिग्नाइट पूछेंगे भूरा कोयला कौन सा है, तो आपका आंसर लिग्नाइट हो गया। ज़्यादातर यूज़ होने वाला कोयला बिटुमिनस, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें आपका 30% कार्बन लगभग होता है, इसमें 45 to 55, 55 to 65% कार्बन, 65 to 75% कार्बन, 80 to 95% कार्बन। अब इसमें अगर कोयले की प्रॉपर्टी देखी जाए तो फर्स्ट हो गया कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपने देख लिया। तो कार्बन कंटेंट देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो जो सबसे पुअर क्वालिटी का था उसमें सबसे कम था। इसके बाद अब ये जलना शुरू करता है, तो इसमें एक होता है मॉइस्चर। जैसे लकड़ी जो आपकी कोयला है वो गीला भी नहीं होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे लास्ट वाला है इसमें कार्बन कंटेंट भी आपका अच्छा है, और इसमें जो आपका मॉइस्चर है वो आपका 2 to 5%, बस इतना ही मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर आपका कम से कम हो और कार्बन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये दोनों प्रॉपर्टी जो फुलफिल करता है वो सबसे अच्छा कोयला है। उधर देखा जाए तो उधर आपका मॉइस्चर ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, और इसमें कम, फिर जो है इसमें कम, ऐसे लगातार कम होता चला जाएगा। तो आपको इसमें 3-4 चीज़ें याद करनी है। सबसे पुअर क्वालिटी का बिट हो गया, भूरा कोयला ज़्यादातर यूज होने वाला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें, एंथ्रासाइट में। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था एक बार, गोंडवाना काल में जो यूज होता था कोयला वो कौन सा था, तो बिटुमिनस। गोंडवाना काल मतलब एक क्वेश्चन उसका भी है, उस समय पे जो यूज होता था। इसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ज़्यादातर आपका हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया C और H। हाइड्रोकार्बन उस दिन आपको पढ़ाया भी था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यही आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। अब यहाँ पे कार्बन का जो मात्रा है वो कितने कार्बन्स का है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल, डीजल सारा चीज़ आपका डिसाइड होता है। जैसे अभी देखा जाए तो पेट्रोल आपका कार्बन 6 से लेकर 8 तक, यानी 6 to 8 क्या होता है, कार्बन होता है। ऐसे ही अभी आप डीजल में चले जाएंगे तो 10 to 15 हो गया, केरोसिन ऑयल में चले जाएंगे तो 15 to 20 हो गया, 20 to 30 चले जाएंगे तो पैराफिन वैक्स हो गया। यानी जितना आपका ये पैराफिन दिखाई देता है, यानी मोम जैसा, जैसे वैक्स यूज़ कर रहे हैं, बूट पॉलिश वाला यूज़ होता है, तो ये सब क्या है, सॉलिड और लिक्विड के बीच की कड़ी है, ना तो सॉलिड दिखाई देता है ना तो लिक्विड दिखाई देता है, तो जेली टाइप का। तो ये सब क्या है, कार्बन 20 to 30। एक तो चीज़ ये हो गया, कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका पेट्रोलियम दिखाई देता है, और जो पेट्रोल हमें मिलता है हमारे नेचर में, नीचे से हम ले रहे हैं, वो कैसा है, अनरिफाइंड है, यानी क्रूड है, वो कच्चा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, प्रभाजी आसवन। ये पूछा जाता है कि किस मेथड से हम उसको प्योर कराते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है प्रभाजी आसवन, यानी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जैसे जैसे हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे ही हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अभी हमारा ये छोटा कार्बन होगा यानी कम कार्बन वाला, तो हम 100-150 पे ही करा देंगे तो प्रभाजी आसवन हो जाएगा। जैसे हमारा पैराफिन वैक्स वगैरह हम चले जाएंगे तो उधर जाएंगे तो हमें 300-400 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। प्रभाजी आसवन में होता क्या है, जैसे कई चीज़ का मिक्सअप है तो हम क्या करते हैं, उसको बॉइल्ड करते हैं। तो जैसे जैसे बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसमें जो मिक्सिंग होती है
उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जितना बॉइलिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे अपने मीट कर जाएगा वो, तो हम क्या करते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा के उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करके चले जाते हैं। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इसीलिए हम लगाते हैं। तो सारे प्रोसेस में एक तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन लगा रहे हैं, दूसरा कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता चला जा रहा है। तो आपका किसका किसका कितना होता है एक बार या तो नोट करना कर लीजिए। C6 से 6-8 तक पेट्रोल होता है, C6 से C8 तक पेट्रोल, 6 ऐसे नोट करिएगा, C6 से लेकर C8 तक ये क्या है पेट्रोल, C6 से C8 तक पेट्रोल। और इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन 80 to 200 तक कराते हैं, 80 to 200 तक, 80 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें एक दो लाइन पहले लिख लीजिए, इस वाली हेडिंग में नहीं, पेट्रोल तक हो गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन व सल्फर के यौगिक का जटिल मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन व सल्फर के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। ये टर्सरी युग की एक्वस सेडिमेंट्री परतों में पाए जाते हैं। ये टर्सरी युग की एक्वस सेडिमेंट्री परतों में पाए जाते हैं। टर्सरी युग हो गया और सेडिमेंट्री परतों के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चंस मान लीजिए पूछ ले कि पेट्रोलियम लेयर कहाँ पाई जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद नेचुरल पेट्रोलियम को नॉन रिफाइंड या कच्चा तेल क्रूड ऑयल, नॉन रिफाइंड या कच्चा तेल क्रूड ऑयल, फिर से नेचुरल पेट्रोलियम को नॉन रिफाइंड या कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहते हैं। यानी हमें जो मिल रहा है वो नॉन रिफाइंड है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो क्रूड के फॉर्म में मिलता है, उसके बाद हम रिफाइंड होगा। ये ठोस द्रव गैस तीनों रूपों के, ये ठोस द्रव गैस तीनों रूपों के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये ठोस द्रव गैस तीनों रूपों के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्रूड ऑयल के फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से प्रभाजी आसवन, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, नेचुरल गैस प्राप्त होते हैं। इस
इसमें बस कार्बन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लीजिए, किसमें कार्बन की प्रेजेंस कितनी कितनी होती है, प्रभाजी आसवन कितने पे कराते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म इसके आगे लिख लीजिएगा। किसका मिश्रण होता है ये? किससे चेक करते हैं इसका लीकेज? इथाइल मरकैप्टन। पेट्रोलियम ईथर C5 to C8। C2H5 SH। पेट्रोल और गैसोलीन C2H5SH। केरोसिन ऑयल C10 to C15। फ्रिक्शनल FD का मतलब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। गैस ऑयल C16 to C18। इसके बाद डीजल 15 to C20। FD मोर देन 300। एक सेकंड बस रुक जाएगा। पहले इतना समझ लीजिए। फर्स्ट वन है पेट्रोलियम गैसेस जो कि C1 से C5 तक होता है। इसके बाद है आपका LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। अब यहीं पे प्रोपेन का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन उस दिन निकालना बताया था C3 और यहाँ पे H कितने हो जाएंगे? 8। जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, ठीक है, 8 हो गया। यही ब्यूटेन का लिखना हो तो C4H10। तो ये हो गया आपका प्रोपेन और ये हो गया ब्यूटेन। और इसका लीकेज चेक करते हैं एथाइल मरकैप्टन से C2H5SH। S फॉर सल्फर जोड़ देते हैं, एथिल हो जाता है, ठीक है। हाँ ये एथिल है C2H5 एथाइल, ठीक है, एथाइल है इसीलिए C2H5 है, C2H5SH। LPG तक हो गया। इसके बाद पेट्रोलियम ईथर आते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैसेस हो गया C1 to C5। अब गैसेस में C5 to C8 ये ईथर का हो गया। इसके बाद फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इसका कराते हैं 40 to 80 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि कार्बन कंटेंट आपका कम है तो ये 40 to 80 में भी इसका काम चल जाएगा। पेट्रोलियम ईथर। इसके बाद आ जाते हैं पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। इसमें कार्बन होता है C6 से C8 तक इसके फॉर्मूले। इसके बाद इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हम करा रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। कैरोसिन ऑयल C10 से C15 तक। जो मिट्टी का तेल अब मिलता नहीं है वो C10 to C15।
200 to 300। गैस ऑयल 16 to 18, ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, फिर इसके बाद डीजल। डीजल होता है आपका C15 to C20, इसमें जो फार्मूला है C15 to C20 तक आएंगे वो हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसमें टेम्परेचर आपका मोर देन 300 होना चाहिए, मोर देन 300 से ज़्यादा पे जब हम प्रभाती आचमन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डीजल मिल जाता है। शुरू में वो क्रूड ऑयल है, शुरू में वो कच्चा तेल है, लेकिन वो कार्बन की परसेंटेज पे जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराना शुरू करते हैं तो हमारे पास जितने फ्यूल हैं अलग अलग नेचर के वो सब ऑब्टेन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आपका ग्रीन डीजल, अभी ये डीजल हो गया, अभी ये ग्रीन डीजल। ग्रीन डीजल मतलब एक जो है, जैसे आप लोग का आजकल चेक होता है ना, पोल्यूशन वगैरह चेक होता है, तो पोल्यूशन जो चेक होता है उसमें बिल्कुल शांत रहिए। जो पोल्यूशन चेक होता है उसमें दो चीज़ें जरूर चेक की जाती हैं, एक तो लेड चेक किया जाता है, दूसरा सल्फर। लेड और सल्फर का कंटेंट उसमें चेक किया जाता है कि प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये कम से कम होता है तो उनके मानक पे पूरा हो रहा है। यूरो 4 ने जो अपना मानक तैयार किया है तो जो ग्रीन डीजल है आपका वो उसके मानक पे बिल्कुल खरा उतर रहा है। वहाँ पे इसका जो सल्फर है वो 0.001% से भी कम है यहाँ पे सल्फर, यानी सल्फर और लेड की मात्रा कम से कम होनी चाहिए जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, ठीक। तो C1 से C5 तक पेट्रोलियम गैसेस हो गया, C5 to C8 पेट्रोलियम ईथर हो गया। इसके बाद आपका पेट्रोल हो गया, फिर केरोसिन ऑयल हो गया, फिर डीजल हो गया, फिर आपका ग्रीन डीजल हो गया। इतने तरह के हो गए। अब C20 to C30 हो जाएगा पैराफिन वैक्स। तो कोई पॉइंट आपका छूटता नहीं है ना, सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं। केरोसिन बंद करने का रीजन बड़े केरोसिन बंद करने का रीजन इजली कहाँ अवेलेबल है, वो इजली अवेलेबिलिटी उसकी नहीं हो पा रही है। उसका जो इग्निशन है, इग्निशन पॉइंट वगैरह में दिक्कत है, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया, केरोसिन मिलना बंद हो गया। इससे इजी हमें जो कैलोरीफिक वैल्यू जितनी चाहिए उतना अगर पेट्रोल डीजल इन सब से मिल जा रहा है तो हम क्यों यूज़ करेंगे उसको। और उससे भी इजी हमने देखिए LPG बना लिया, ये PNG बना लिया, ये सब जब बना लिया तो हम केरोसिन क्यों यूज़ करें, तो सस्ता मिल जाता था। ये सब चीज़ें भी अब सस्ती हो जा रही है। अभी देखिए गाजियाबाद साइड वगैरह में देखिए तो जो गैस के यहाँ पे हम लोग सिलेंडर लेने जाते हैं ना, वहाँ सिलेंडर लेने नहीं जाना पड़ता है और वो भी आपको 30-40 रुपीज़ kg में मिल जा रहा है। वो गैस टू गैस PNG उसको बोल रहे हैं, तो PNG घर टू घर सप्लाई हो रही है। तो जब सस्ते में हमें मिल रहा है तो हम केरोसिन क्यों लेने जाएँ। मेन फैक्टर है कैलोरीफिक वैल्यू का। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हमें कम में चीप एंड बेस्ट मिल रही है तो हम क्यों जाएंगे। फिर असली में चले जाए, हमें लाइट की व्यवस्था ना हो तो फिर क्या चलाएं, लाइट इसमें क्या नीड है, मैं गैस में लाइट क्यों चाहिए। अभी तो नहीं नीड है, पहले तो नीड थी। अगर पूरे पीछे चले जाए लाइट इतना व्यवस्था होता, पीछे नहीं जाया जाता, बच्चा आगे जाता है। फिर भी हम क्या जलाएंगे, हम मतलब जलाने की बात करें, क्या जलाएंगे। अभी देखिए कैंडल वगैरह हम जला रहे हैं और भी सोर्सेस हम रखते हैं ना, बहुत सारे देखिए लाइट वगैरह में भी अब ऐसे ऐसे बल्ब आने लगे हैं कि बाद में भी जलते रहते हैं। लाइट अगर 5-6 घंटे ना भी रहे तो वो बैकअप बना के रखते हैं, इसीलिए इन्वर्टर हो गया, सारी चीज़ें हो रही है। गांव में भी आपके बल्ब वगैरह ऐसे हैं रिचार्ज, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बेस्ट नहीं दे रहा था, इसलिए इस ऑप्शन को हटाएगा, ठीक है। जैसे एक मैम चीज सही हो गई इसमें, जैसे केरोसिन में पूरा लोग अपने ऊपर डाल के छिड़क के मरना, पेट्रोल महंगा होता है, बस आगे बच गए तो भैया खा दिया। चलो हमारे
नेचुरल गैस किसका मिक्सअप होता है? मीथेन प्लस ब्यूटेन। मीथेन प्लस, मीथेन कितना परसेंट होता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये। सीएनजी का फुल फॉर्म, मीथेन कितना होता है इसमें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैविक ईंधन, बायोमास फ्यूल। बायोगैस में मेनली क्या होता है? वाटर गैस, वाटर गैस किसका मिक्सअप होता है? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, देखिए इसमें याद करने की चीज़ें कितनी हैं। सबसे पहले पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स आपका C22 C30, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आपका पैराफिन वैक्स में है, जो कि थोड़ा सॉलिड और लिक्विड के बीच का मैटर है। इसमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो हम कराते हैं मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस की कराते हैं, तब जाके हमें पैराफिन वैक्स ऑब्टेन हो पाता है। इसके बाद आ जाता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इसमें सबसे ज़्यादा दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें मेनली कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो मेनली में आपका ये हो जाएगा कि जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है वो मेनली में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपका मीथेन और एथेन का कंपोजिशन होता है। एक ऑप्शन ऐसे देके पूछ सकता है। दूसरा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, जो मीथेन एथेन सब आपका हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी अगर ऑप्शन दे रहा है तो आपका ये भी करेक्ट आपको मानना पड़ेगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, मीथेन। कितना है, 83%। इसके बाद आ जाता है CNG। CNG 93% मीथेन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैविक ईंधन यानी बायोमास फ्यूल में आपका बायोगैस में मीथेन कितना है, 65%। CV देसाई जो है उन्होंने सबसे पहले बायोगैस संयंत्र बनाया था, CV देसाई, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो CV देसाई का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो वाटर गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सअप है। दोनों चीज़ें 50-50% अप्रॉक्स हैं इसमें।
इसके बाद कोल गैस में हाइड्रोजन, इन दोनों में हाइड्रोजन आपका मेनली दिखाई दे रहा है, वाटर गैस और कोल गैस, लेकिन इसमें दोनों चीज़ 50% है, इसमें मेनली क्या है हाइड्रोजन है। इसके बाद मीथेन, थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो डोसर गैस में मेनली आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है 65%। तो ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे हमें वाटर गैस यूज़ करना है। हमारे घर पे नहीं यूज़ हो रहा है ये सब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है कि हमें वहाँ पे चाहिए तो हम अपना एक पूरा सिस्टम लगाए रहते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा फ्यूल के बारे में हो गया। तो फ्यूल के बारे में आपका जितना क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कितने टाइप का फ्यूल है, उसका बेसिक क्या है। जैसे 3 चीज़ें हमने आपको बताई, एक तो उसमें कंबशन की प्रॉपर्टी होना चाहिए, इग्निशन, टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रैपिड कौन सा होता है, कौन सा स्लो है, ये थोड़ा पहचानना आना चाहिए। इसके बाद इसमें कौन सा प्रोसेस हम करते हैं, जैसे हमें जब पहली बार मिल रहा है तो वो रिफाइंड नहीं है, नॉन रिफाइंड है, यानी क्रूड ऑयल है, कच्चा है, तो हम ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा प्रभाजी, आसवा यानी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते ही आप तब जाके आपको जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसमें है, पैराफिन वैक्स में, पैराफिन वैक्स में C22 C30, और आपको मोर देन 400 पे उसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराना है। इसके बाद ये जितनी गैसेस हैं इसमें मेनली क्या क्या कंपोजिशन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया फ्यूल के बारे में, इतने क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। चलिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे कुछ। ये रेडियो धनिका कहते हैं इसको। हाँ, पता चल गया हमको। और जिन जिन पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी होती है उन्हीं को रेडियो पदार्थ कहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी मतलब जो भी मतलब एक क्रिया है। और क्या हो जाए यानी इसकी अभिक्रिया रेडियो एक्टिविटी जैसे अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हमारे बीच में, उनका व्यू भी लेना चाहिए ना। टेक्निकल इलेक्ट्रॉन से कुछ होता है, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होता है। और कोई अपना विचार देना चाहेगा? बता नहीं रहे हैं, और अपना ज्ञान अपने स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में आपका जैसे एलिमेंट तो हमारे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन सारे रेडियो एक्टिव की तरह काम नहीं कर रहे। इसमें मेनली ये है आपके पास कि जितने एलिमेंट हैं उसमें से जब हम उसको रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की चेक करते हैं, रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम उस पदार्थ को रखें। जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास, हमको पता है कि इसमें अल्फा बीटा गामा कण है, हमारे पास 3 तरह के रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। एक तो उसके मूव आउट से हमें पता चल जाता है, दूसरा ये रेडिएशन इमिट करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडिएशन इमिट करेगा, अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर वो रेडियो एक्टिव रेज को निकाल रहा है। तो सबसे पहले बैकुरल ने 1896 में इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम और सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम यूज किया। तो 1896 में जब उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को देखा, यूरेनियम को सबसे पहले यूरेनियम पे उन्होंने देखा, और जो सॉल्ट्स हैं उसके, जैसे फ्री नहीं मिल रहा तो सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, तो उस पर उन्होंने स्टडी की। जब उस पर उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि एक रेज उससे निकल रही है, रेज निकल रही, तब जाके उन्होंने स्टडी किया कि इसकी प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव नेचर की है या नहीं है। दूसरा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड से भी हम पहचानते हैं। एक तो हो गया रेडिएशन इमिट कर रहा है, दूसरा वो जो सब्सटेंस है हमारा, जैसे हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जितना है उतने समय में हाफ लाइफ, मतलब अगर हाफ लाइफ उसका मान लीजिए 20 दिन है तो 20 दिन में जितना है उसका आधा हो जाए। हाफ का मतलब यही है, तो हाँ जितना है, कोई सबके अलग अलग होते हैं टी हाफ, और ये 20-30 नहीं होता, ये हजारों में होता है।
वो हजारों में 4000 5000 साल इतना टाइम लेते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे आगे होते रहते हैं। और वो ख़त्म तो होता ही नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस, पॉइंट में भी बचा रहेगा। मान लो पॉइंट में है तो फिर ख़त्म होगा तो पॉइंट में फिर तो बचेगा थोड़ा, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस आपका चलता ही रहता है। तो दो चीज़ों से हम पहचानते हैं, एक तो रेडिएशन इमिट करे, दूसरा उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड उसमें हो, वो बहुत जल्दी वो ख़त्म ना हो, डिमिनिश ना हो। जब ख़त्म नहीं होगा तो उसका जो है जितना अमाउंट है कम होगा, फिर कम होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है। तो जितने ऐसे सब्सटेंस हैं वो सब क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव। और जो रेडियो एक्टिव रेज निकाले इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले यूरेनियम, सोर्स ऑफ यूरेनियम बैकुरल ने सर्च किया, तो जो रेज निकली उन्होंने अपने ही नाम पे इसको कह दिया ये बैकुरल रेज है। ठीक है, कौन सी रेज है, बैकुरल रेज है। इसके बाद मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी आ गई और पैरी क्यूरी आ गए, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये दोनों आ गए। अब 1896 में बैकुरल ने अपना कुछ काम किया, 1898 में, अभी हम लिखवा देंगे तो सुन लीजिए अभी थोड़ा सा। 1898 में ये मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी, इन्होंने क्या किया, इसके ओर्स को लेके स्टडी किया। वो यूरेनियम तो उन्होंने सर्च कर लिया, सॉल्ट में भी देख लिया। अब उन्होंने क्या किया, यूरेनियम का एक और मैंने कल बताया था, पिच ब्लेंडिंग, बताया था पिच ब्लेंडिंग। तो पिच ब्लेंडिंग किसका और है, यूरेनियम। तो उन्होंने क्या किया, अब उसके और पे स्टडी किया कि इसमें यूरेनियम में प्रॉपर्टी है, तो उसमें अगर ओर्स पे स्टडी किया जाए तो हो सकता है उससे अच्छा वो रिजल्ट दे, और वाकई उससे अच्छा रिजल्ट उसने दिया। जब अच्छा रिजल्ट दिया तो 1898 में फिर इन्होंने भी इसके बारे में बताया। ठीक है, फिर इनकी बेटी आई, भाई पूरी हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। फिर उनकी बेटी आई आयरिस क्यूरी। अब उन्होंने क्या किया, ये सब क्या कर रहे थे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। नेचुरल यानी जो अपने आप एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूलर मास है उसका, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, ये सब पे काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी सर्च की। आर्टिफिशियल मतलब छोटे छोटे कंपाउंड लेके हम तब स्टडी करें, और हमें जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उसको यूज अप कर लें। तो इस पे काम किसने किया, आयरिस क्यूरी। यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो वो कौन सर्च कर रहा है, आयरिस क्यूरी। इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम को लेके काम अपना किया, छोटे कंपाउंड लिए, उसके बाद उन्होंने बताया कि इस पर अगर हम जो है रेडियो एक्टिव रेज वगैरह इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे डाल रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट इसका होगा। तो ये तो इसकी रेडियो एक्टिविटी की पूरी हिस्ट्री है कि इस तरह से सर्च आउट होगा। इसके बाद रेस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री मैं बता देती हूँ, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर रेस की बात करेंगे। रेस में भी हम देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा है, पहले उसको भी देख लीजिए। जैसे रेस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई हमने चैम्बर ले लिया, अब हमने उसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाला, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। तो हमारी जो अल्फा रेज है वो क्या है, पॉजिटिव रेज कहलाती है। उसका फॉर्मूला 2He4, ये पॉजिटिव हो गया। -1 E0 ये बीटा रेज है। तो बीटा रेज जब निगेटिवली चार्ज है तो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव रेज की तरफ, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया। लेकिन कुछ रेज ऐसी हुई जो बिल्कुल सीधे सीधे चलेगी, तो जब सीधे सीधे चलेगी तो उसको उन्होंने क्या कहा, ये गामा रेज है। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा रेज की भी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण। उसमें इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी, एक तो जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को देखा कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी के केस में उन्होंने देखा कि जो गामा रेज है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। जिसके बाद उन्होंने देखा पेनिट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब वेधन क्षमता, उसको वेधने की क्षमता, यानी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो उसको कैसे हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो वो पावर हमारे पास किसके पास थी, गामा के पास। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आयोनाइजेशन पावर, यानी आयोनाइज करने की पावर। कोई सब्सटेंस है तो उसको आयोनाइज करना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक कर देना, ये पावर थी अल्फा के पास। ठीक है, अल्फा के पास क्यों थी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। रीज़न ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए उसकी आयोनाइज करने की पावर ज़्यादा थी। और इफेक्ट ऑन ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन पे इफेक्ट देखा गया, फोटोग्राफिक इफेक्ट पे देखा गया, तो इन सब पे अल्फा खड़ा होता है। अभी हम दिखा देंगे आपको 3-4 प्रॉपर्टी, ये पूछा जाता है कि किसमें अल्फा ज़्यादा है, किसमें बीटा ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। तो अभी इतना पहले कर लो।
मैम ये क्या लिया था? इमिट रेडिएशन क्या है? एलिमेंट इन नेचर, नेचर में जितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो, पहली चीज़ कोई भी एलिमेंट पाया गया, अब क्या किया उसने, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब उसने वो टूटा, टूटने को कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना। उसके बाद इमिट रेडिएशन, फिर उसने रेडिएशन निकालना शुरू किया। रेडिएशन निकालेगा तो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। अगर नहीं निकाल रहा है तो रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं है। इसके बाद कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे ही उसने रेडिएशन इमिट किया तब हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। साइंटिस्ट लोगों ने लग रहा है सब याद कर लिया फटाफट, दिख रहा है कुछ ऐसे ही। क्या इमिट, यूरेनियम एंड सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इमिट रेडिएशन। इमिट रेडिएशन यानी रेडिएशन निकालते हैं। यूरेनियम और सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं।
अभी जैसे आपको प्रोसेस मैंने बताया है कि कोई भी एलिमेंट है वो पहले तो टूटेगा, क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियाई है। बड़ा न्यूक्लियाई है तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। टूटने के बाद उसने क्या किया, रेडिएशन इमिट करना। इमिट मतलब निकालना। रेडिएशन अगर इमिट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जाएगा। अगर नहीं इमिट कर रहा है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इन्होंने कुछ हैवीएस्ट जो एलिमेंट है जैसे रेडियम हो गया, बिस्मथ हो गया, इन सब पे काम किया। यहाँ पे टेक्नीशियम एंड प्रोमेथियम, इन सब की भी सर्चिंग इन्होंने की थी। ये सब हैवीएस्ट एलिमेंट है यहाँ पे। इसके बाद हेनरी बैकरल, सबसे पहले हेनरी बैकरल ने काम किया 1896 में। उन्होंने यूज किया यूरेनियम एंड सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम, इन पे स्टडी की। इसके बाद 1898 हो गया ये। 1898 में किसका नाम आएगा, मैडम क्यूरी और पैरी क्यूरी। हाँ, वाइफ एंड हस्बैंड। क्या डिस्कशन चल रहा है हमें बता दो। टेबलेट बता रहे हैं, कौन से बता रहे हैं, एंटीपायरेटिक बता रहे हैं, एनाल्जेसिक बता रहे हो, क्या बता रहे हो? एनाल्जेसिक ले रहे हैं, डिसॉल्विंग भी होती है ना, पानी भी नहीं पी सकते। हाँ, ये तो जबकि बहुत मतलब मेंटेन करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं तो होगा तभी फ्लोर के सामने फ्लोर बनाने करना चलता रहता है, बाहर मिलते नहीं, करने नहीं बहुत हाइजीनिक मिलते हैं, ज़्यादा लोग मिलते हुए हाथ बात मिलाते नहीं, तभी होगा, प्रोटोकॉल में रहते तभी तभी तो होगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई, अब इधर आ जाते हैं। इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक अपनी बता दी कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी जितना देखा 1896 में आपने देख लिया हेनरी बैकरल क्या कर रहे हैं। 1898 में मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी,
बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि पिच ब्लेंडी यानी यूरेनियम के ओर पे इन्होंने स्टडी की। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हेनरी बैकरल थे उन्होंने यूरेनियम एंड सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम पे स्टडी की, यूरेनियम एंड सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम। इसमें ऑप्शन दिया होगा ओर्स ऑफ यूरेनियम, दोनों में एक वर्ड का फर्क है बस। क्यूरी की बात करेंगे तो ओर्स ऑफ यूरेनियम, और उसमें भी स्पेशली पिच ब्लेंडी। पिच ब्लेंडी का फॉर्मूला H4O2U, ठीक है। पिच ब्लेंडी पे उन्होंने काम किया। इसके बाद इन्होंने पोलोनियम और रेडियम, दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की और सर्चिंग की थी। इस पे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब टाइप्स की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी आपका 2 टाइप्स का हो गया। फर्स्ट वन नेचुरल, सेकेंड वन आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है? अगर बेटा शांत हो जाओ पीछे, हमको बता दो डायरेक्ट, तो कुछ फायदा होगा, उनको बताने से कोई फायदा नहीं शांत बेटा। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल में हम क्या डिफरेंस देखेंगे? जो नेचुरल होगा उसमें जो न्यूक्लियाइड आपके होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन आर्टिफिशियल में छोटे होंगे। तो एक दो एग्जांपल उसके देख लेते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या है। उनको नहीं कहना चाहिए फादर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर तो उसके हैं क्या नाम, लिटरेचर के फादर ऑफ दिस फील्ड कहना चाहिए, दिस फील्ड के ग्रामर। बिल्कुल शांत हो जाइए। अभी क्लास के बाद 10 मिनट हम दे देंगे, उस 10 मिनट में ये सब डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक? ओके, पूरा 10 मिनट देते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप देख रहे हैं कि बड़ा कंपाउंड है, वो अभी और टूटेगा, फिर और फर्दर इस तरह से ब्रेक होता चला जाएगा कंटिन्यूअस। आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है कि अनस्टेबल है। सबसे पहले ब्रेक कौन सा होता है, टूटने का काम कौन करेगा? जो स्टेबल है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियाइड ऐसा है तो जो कि स्टेबल नहीं है, तभी क्या होगा, वो जल्दी जल्दी ब्रेक होगा। तो इन्होंने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया। पेरी क्यूरी और जो है ये किसने लिया? आयरिस क्यूरी। आयरिस क्यूरी ने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम। ये क्या था? स्टेबल नहीं है। ये क्या है? आपका अल्फा पार्टिकल है, 2He4। इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई इस पर। जैसे ही बम्बार्डिंग कराई तो वो क्या हुआ, सिलिकॉन में और ये न्यूट्रॉन इसमें ये टूट गया, तो तुरंत ब्रेक हुआ। इसके बाद फिर से फर्दर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है जब तक हमारा जो एम है वो पूरा ना हो जाए। हमें जो न्यूक्लियाइड चाहिए जो हमारे लिए
ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे ही लगेगा ये बेनिफिशियल है वहीं हम रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस हमारा नेचुरल तो अपने आप हो रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में उतना नहीं है। लेकिन ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल, इसे हम खुद से जनरेट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। तो ये जो होता है, जो हम मेन एलिमेंट ले रहे हैं, इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है, और जो छोटे छोटे टूटेंगे उनको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है तो इसको कह रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और ये गामा पार्टिकल। अल्फा यानी 2He4, ये -1 E0 और -1 बीटा नॉट, और ये आपका न्यूट्रल। हम जैसे ये ले रहे हैं आपको, जैसे कोई सब्सटेंस चैम्बर हमने ले लिया, अब यहाँ पे हमने क्या रखा, अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे हमने RS मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। अब इधर साइड हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास की, तो इधर हमने पॉजिटिव दिया, इधर नेगेटिव दिया। अब ये क्या करेगा, आपका इमिट करना शुरू करेगा, ये रेडिएशन इमिट कर रहा है। अब ये 3 तरह के पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये हमारा अल्फा क्या है, पॉजिटिव रेस है, और बीटा क्या है, निगेटिव रेस है, और गामा न्यूट्रल। तो गामा न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा ये कहाँ जाएगा, सीधा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ना तो ये पॉजिटिव की अट्रैक्ट हुआ, ना तो निगेटिव की तरफ। लेकिन पॉजिटिव की तरफ जो मूव किया है वो कौन सा होगा, और जो इधर मूव हुआ, अब इधर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वाली रेस कौन सी होंगी, अल्फा रेस, क्योंकि अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगी। और इधर जो आपकी बीटा रेस हैं, ये वाली रेस क्या है, बीटा रेस। अब ये बीटा रेस चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये किधर मूव करेगी, पॉजिटिव मूव करेगी। इससे हमें इसके नेचर का पता चलता है कि कौन सी नेगेटिव थी, कौन सी पॉजिटिव थी। तो ये मूवमेंट से पता चला, हमें ऐसे पहले से पता नहीं था। पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी, अब उसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी किधर मूव कर रही है, तो उसका नेचर कैसा होगा। अब यहीं पे वेलोसिटी जैसे कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। velocity and वेलोसिटी हमने एक साथ लिख दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो वेलोसिटी और पेनेट्रेटिंग पावर, वेलोसिटी मतलब है कि ये रेस की स्पीड कितनी होगी, जो आपकी गामा रेस होती है इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही सेंटीमीटर में ले लेंगे, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी आपकी लाइट की स्पीड है। तो जो गामा रेज होती है इसकी स्पीड लगभग लाइट की
स्पीड के बराबर होगी। तो वो उसको चेंज करते हैं कि यूनिट किस में है आपकी। जैसे यूनिट हमारी माइक्रोन में पूछेंगे तो माइक्रोन में 10⁻⁶ होता है, तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में होगा तो 10⁸ हो गया। यही सेंटीमीटर में तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमारी पावर 2 बढ़ती है। तो ऐसे हमारा कंटिन्यूस जिसमें यूज़ होता है हम उसमें चेंज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मीटर और सेंटीमीटर यूज़ होता है, इसलिए हमें वो याद रहता है हमेशा। अब पेनेट्रेटिंग पावर मतलब कहीं पे पेनेट्रेट करना है। जैसे मान लीजिए कैंसरस सेल होती हैं तो वहाँ पे कौन सी रेस डाली जा रही है, गामा रेस डाली जा रही है। तो गामा रेस क्या करती हैं, कैंसर की सेल हो गई कहीं ऐसा जहाँ पे हमें बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है, तो किल करना है तो हम क्या करेंगे, ये सब रेस डालते हैं। चूँकि हमारी बॉडी को अफेक्ट भी करता है, नुकसान भी करता है, इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से वो रेस जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे डालते हैं, नहीं तो हमारी और मसल्स को, टिश्यू को डैमेज करेगा वो। तो हमें कैंसर के सेल को डैमेज करना है तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कैंसरस सेल हमारे कौन से पार्ट में, फिर वहीं पे गामा रेस को डाल देते हैं। तो जो कैंसर हमारा फैला रहा है वो सब बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है पूरा। तो इस तरह से बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं। कई सारे आइसोटोप ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जगह जगह यूज़ कर रहे हैं। फास्फोरस भी कई जगह यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस पर हम ध्यान देते हैं और वहीं पे उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें मेन आपसे पूछा जाता है पेनेट्रेटिंग पावर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लेना है। पेनेट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको याद करना है गामा की बिल्कुल ज़्यादा है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और दूसरा पूछा जाता है आयोनाइजेशन पावर, ये दोनों ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर और आयोनाइजेशन पावर। पेनेट्रेटिंग गामा की सबसे ज़्यादा है, ऑर्डर पूछा जाता है तो अल्फा बीटा गामा, गामा की सबसे ज़्यादा हो गई। और यही आयनाइजेशन पावर यानी आयनीकृत करने की क्षमता, तो वो पूछी जाती है तो अल्फा की सबसे ज़्यादा हो गई। रीज़न उसमें होगा तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। ये भी अगर एक पॉइंट लिखा है तो आप इसको भी चूज़ कर लेंगे। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद टी हाफ की बात करते हैं। अब टी हाफ, और टी हाफ क्या होता है, टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड। पहले इसका नाम है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। जितने भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं सबके पास अपना टी हाफ होता है। अब टी हाफ का मतलब ये है कि ऐसा समय जिसमें वो अमाउंट जितना था उसका आधा हो जाए। जैसे शुरू में n था तो अभी क्या हो जाए, जैसे n है मान लीजिए, अगर ये एक टी हाफ हम लगा दें, n नॉट कर दो इसको इनिशियल, अगर एक टी हाफ हम लगा दें, ये बहुत तेज चलता है, इसमें इरेजर बहुत बड़ा है, छोटा सा होना चाहिए। एक टी हाफ हमने लगाया तो अब एक टी हाफ पे क्या होगा, ये आधा का मतलब जितना था उसका आधा होगा, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही अगर हम दूसरी टी हाफ लगा दें इसमें तो क्या होगा, मान लीजिए एक टी हाफ और लगा दिया। अब हमें स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, अब स्टार्टिंग में कितना था उससे हमें मतलब नहीं है। अब उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, हमारे पास शुरू में n0/2 है, तो ये अब n0/2 है। अब ये इतना तो हो गया हमारा जो अमाउंट था, हाँ, अब ये इसका आधा हो गया, है ना। तो ये अब कितना हो जाएगा, n0/4 है ना, 2 2 जा 4। अब इसी में अगर एक टी हाफ और लगा दें हम तब कितना हो जाएगा, 1/2 लिखा और जितना अमाउंट है बस उसको हमने लिख दिया, बस कुछ भी हमें दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं इसको। शुरू में जितना अमाउंट था अपॉन 2 कर दिया, पहले हमारे पास n0 था, जितना अमाउंट था उसका आधा हो गया। उसके अब देखिए खत्म नहीं हो रहा है, आप ये भी देखिए प्रोसेस खत्म होता दिख रहा है, ये कम होता दिख रहा है लेकिन खत्म होता नहीं दिख रहा है।
वो बस जो है कोई तो ऐसी यूनिट होगी जब जाके खत्म होगा तो ख़त्म होता है, बहुत टाइम, करोड़ों टाइम, अरबों टाइम लग जाता है। ये धीरे 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 धीरे, आप लकड़ी भी देखिए, आप डंप कर दी जाती है, वही लकड़ी करोड़ों साल में आपके कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। हमें कुछ करना नहीं होता है। अगर हमें तुरंत चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें अगर प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, ज़मीन में उसको डंप कर देते हैं। वो भी, लेकिन हम उसको देखने के लिए नहीं रहते, क्योंकि हमारी लाइफ ही 70-80 साल की है, तो कहाँ से देखेंगे उसको। लेकिन करोड़ों साल बाद अगर उसको देखा जाएगा तो अपने आप कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है अपना कंटिन्यूअस। ठीक, हीरा ऐसे कैसे बन जाएगा, इतना आसान होता है हीरा कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कार्बन के आइसोटोप ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है ना। चलो हीरे एक बार चलिए तो सुन लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। अब उसके लिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। नेचुरली उतनी कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम अप्लाई कर लेते, जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होता है, तो हमें क्या करना होता है, प्रेशर बढ़ाना होता है, टेम्परेचर कम करना होता है। तो ये जो टेम्परेचर हम कम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन काम है। क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं उसको। तो किसी भी गैस के लिए पर्टिकुलर कम टेम्परेचर करना और प्रेशर बढ़ा ले जाना, ये हमारे लिए हमारी लैब में पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता ना तो इतनी पेंसिल में ये जो काला काला रहता है ग्रेफाइट हो गया, इसको ले जाते हैं लैब में, रातों रात बैठे रहते हैं और डायमंड चेंज करते रहते हैं। बहुत सारे लोग यही काम करते रहते हैं। सारा काम छोड़ कभी ना कभी तो हो ही जाता है, क्यों, बड़े स्केल पे लगा देते हैं तो चेंज तो हो ही जाता है, तो फायदा हो जाता है। लेकिन हम उतना क्रिएट कर ही नहीं सकते, हमारे बस का नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते, वो कंडीशन नहीं क्रिएट कर पाते। नहीं तो अरबपति तो बन ही जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनिशियल था n0/2 हो गया। ये दोबारा जब टी हाफ लगा, अब उसके लिए इनिशियल अमाउंट ये हो गया, अब वो ख़त्म हो गया, उससे हमें मतलब नहीं है। तो जितना हमने लिखा उसी में n0 उसी में 1/2 कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, 1/2 लगाते चलते हैं। देखिए अब ये बन गया फॉर्मूला, n = n0 1/2 की होल पावर n। जैसे पहली हाफ लाइफ टाइम पीरियड, n मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितनी हमें चाहिए। जैसे आप लगाएंगे बार बार, तो मैंने एक फार्मूला इसका क्रिएट कर दिया। ठीक, पहली हाफ लाइफ टाइम पीरियड तो n = n0/2, दूसरी हो जाएगी तो n = 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर यानी n0/4 हो गया। तीसरी हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 यानी 8। यहाँ तक हम लोग ने किया है काम। ठीक है, तो ये इजीली हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n मतलब कितनी लाइफ टाइम पीरियड हमारी जा रही, कितनी टी हाफ हमें यूज करनी है। क्या C14 इसी पे काम करता है? हाँ, C14 इसी पे काम करता है। जैसे हमें C12/C14 किसी पौधे का एज निकालना है कि ये प्लांट हमारा कितना पुराना है, तो वहाँ पे C14 C12 हम उसकी एज से जो लेयर होती है ना, उसमें इसका डिवाइड हम करके निकाल लेते हैं कि कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एज आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये प्लांट इतना हमारा पुराना हो गया है। बाकी हम देखने के लिए उसको बैठे ही नहीं हैं, कितना देखेंगे। ठीक है, तो इससे भी कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी एक बात हमसे किसी ने की थी कि जो है कैसे पता चलेगा कभी तो ख़त्म होगा। वो आपने कहा था ना, कभी तो ख़त्म होना ही चाहिए। तो ये जो टी है ये कभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म होने वाला है। तो और यहाँ पे n क्या है, कितनी टाइम्स हमने यूज़ कर लिया, और उसका टी हाफ यानी कितनी बार टी हाफ आया और उसका टी हाफ कितना है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाए तो टी मतलब उतने टाइम पीरियड में वो ख़त्म हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल कल मैं एक दो करा दूँगी, आपको आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी फार्मूला याद करके रखिए, n = n0 1/2 की होल पावर n, और इसका हो गया t = n × टी हाफ। ठीक है, तो इसी फॉर्म में दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो इसमें पहली बात तो ये यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल अमाउंट। इनिशियल मतलब शुरू में कितना था, n0 मतलब शुरू का अमाउंट, और n मतलब बाद में कितना बचा, वो हो जाएगा n। बाद वाला है n यानी रिमेनिंग, बचा हुआ पार्ट को n कह रहे हैं, और n0 मतलब इनिशियल अमाउंट, शुरू में कितना था, आरंभिक मात्रा,
वो है आपकी एन नॉट। और यहाँ पे टी है वो टाइम पीरियड जिसमें वो पदार्थ पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो टी हो गया। और एन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ टी हाफ्स, कितनी टी हाफ यूज कर रहा है। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है। कल जब इसके न्यूमेरिकल देंगे तो आप पहचानिएगा कौन सी डिजिट क्या क्या है, ठीक। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज कराते हैं आपको। ये कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिख दिया ए और बी। तो यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, ये इसका नंबर है, टाइम कौन सा नंबर, नंबर मतलब इसका कौन सा नंबर, सीरियल नंबर, प्रारंभिक जब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एम ए बी क्या है, कोई बताना चाहेगा। अरे ये ऊपर वाला परमाणु क्रम है, नीचे परमाणु है, नीचे नहीं नीचे परमाणु ऊपर चलो ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बताओ। तो इसका अर्थ उधर ही होता है, नीचे जो परमाणु संख्या होगी वो नहीं, परमाणु संख्या नीचे के मास बोलते हैं, मास। अरे परमाणु क्रमांक में ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नीचे वाले में एक मिनट नीचे मास होगा, द्रव्यमान। परमाणु इधर होता है यहाँ पे, वो परमाणु वो है न्यूट्रॉन। अब कुछ लग रहा है याद आता दिख रहा है, क्या याद दिख रहा है, अभी भी हमें कुछ नहीं याद आ रहा ऊपर न्यूट्रॉन है, नीचे प्रोटॉन है। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड मतलब पहले एटॉमिक नंबर, जिसको नहीं पता है वो जान लो। जेड मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, और एम क्या हो गया, मास नंबर। दो चीजें हो गई। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, अभी ये बिना चार्ज का दिखाई देगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, क्या हो जाएगा, एम माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज होती है समस्थानिक, एक होती है समभारिक। समस्थानिक संभारिक, मतलब जिसके परमाणु का स्थान माइनस में जो आपके मास से हुआ था, सही बात, सही। नहीं आप बता दीजिए, हम सुन लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके होते हैं हम जवाब कैसे बोल सकते हैं? नहीं हम आपको मौका दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आइसोटोप, आइसोपास, यहाँ पे ये है आपका समस्थानिक और एक संभारिक। इसको कहते हैं समभारिक। अब यहाँ पे समस्थानिक समभारिक, तो कहीं भी समस्थानिक, सम मतलब होता है बराबर, कहीं भी अगर सम मतलब आ रहा है तो उसको कहेंगे बराबर, ठीक। अब पहले वर्ड में लिखा है स्थानिक, कहाँ चला गया तो मुझे टेंशन में डाल दिया। अरे आ गया तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनके उन्नीस किसका होता है, 20 किसका होता है, पहले होता है 20 हो गया। अब इनको देख के क्या पता चल रहा है, चलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल देख के कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 32 ऊपर वाले
पहले तो सिंपल देख के देखिए, इसमें आपको नीचे सब जगह 1 दिखाई दे रहा है, सिंपल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो सब जगह आपको 40-40 दिखाई दे रहा है, एक चीज तो दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ साफ, है ना। इसमें नीचे बराबर है, उधर ऊपर बराबर है, इतना तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसमें समस्थानिक मतलब स्थान सेम है, समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान, और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम उसका स्थान फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 1 1 1 हो गया, यानी जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ एटॉमिक नंबर सेम हो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। तो उसका एग्जाम्पल जैसे हमने इसका ले लिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे ये जो है 1 1 1 हो गया। अब यहीं पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसको भी निकालना सीख लीजिए। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब यहीं पे अगर प्रोटॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 1 1, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो न्यूट्रॉन, इसको और इसको माइनस करते जाइए, बस मास नंबर, और इसको माइनस करिए तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ 3 में से 1 गया 2, हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आपने निकालना सीख लिया। और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स में आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। अब हम इधर आ जाते हैं, समभारिक यानी जिसके भार सेम हो, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब जिसका भार सेम हो, ठीक है। अभी भूलेंगे नहीं कभी, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो, ठीक है, लेकिन मन कहीं और होगा तो नहीं याद हो पाएगा। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब एटॉमिक नंबर, और समभारिक मतलब सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, मास नंबर। तो यहाँ पे इनका देखिए मास नंबर बिल्कुल बराबर है, 40 40 40 हो गया। ये क्या है, ऑर्गन, और ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, कैल्शियम, ठीक है, सबका बराबर हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम का एग्जाम्पल बहुत आता है, 92U 35, 92U 38। अब ये किसका एग्जाम्पल है, समभारिक विकृति, सब सारे ये आपको चूज करना है, इसका आंसर बताना है ये क्या है। और दूसरा चीज करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ लिखना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन माइनस करिए, माइनस कर लीजिए। अच्छा हो गया, सही है, सही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम। अच्छा 12 लिखा है, हाँ 12 भी तो सही है, 22 होगा, सॉरी माय बैड। इससे चेक करना था कि आप यहाँ हैं कि नहीं। नहीं आई एम हियर, केवल वही है क्या, 18 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके केस में यहाँ पे बोलिए, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 21 नॉट 21, 19 ही होंगे, माइनस होंगे, माइनस करके बताओ यहाँ कितना है, 23। न्यूट्रॉन बताइए कितना आ रहा है उसमें,
40 माइनस 19 कैलकुलेटर निकालो कैलकुलेटर निकालो बड़ा सा। 40 माइनस 19 करो। बड़े बड़े साइंटिस्ट जल्दी से माइनस करो। 21 और 21 हम कितने बता रहे हैं, लेकिन निकाल दिया। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने निकाल दिया। 40 का है इसका कैल्शियम का मेरा 40 से तो घटाएंगे तो 20 तो बचेगा इसका। 21 बचेगा मैम। अरे हम कह रहे तुम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, हल्के मत लो अपने आप को बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसलिए निकलवाया है कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, कुछ एलिमेंट दे दे, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप निकाल लो, इसलिए निकलवा के लिखा है। और एक चीज़ और बताने का मकसद था, ऐसा क्यों बताया है पहले इसको देख लीजिए। और नीचे वाला पहले बताइए क्या है, इन दोनों में क्या है, जल्दी बताओ। इन तीनों में आइसोटोप्स है कि आइसोबार है? आइसोबार कोई बता रहा है? नहीं आइसोटोप नहीं, कोई बता रहा है? नहीं, पहले बताया था मैम। ठीक है, आप पहचानना सीखे। ठीक है, आपने कैसे पहचाना? बिल्कुल शांत हो जाओ, बस छोड़ने वाले हैं, बस बाहर जाके चिल्लाना तेज तेज एकदम। ठीक, आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखिए 92 था, तो इससे आपने पहचान लिया कि ये क्या है, आइसोटोप है। अब एक वर्ड आता है आइसोडायाफॉर्स। अभी तक क्या था, आइसोटोप आइसोबार सबने खूब पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन अब बाहर हो गए, अब नहीं पूछे जा रहे। अब पूछा जा रहा है आइसोडायाफॉर्स। ठीक है, आइसोडायाफॉर्स नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, आइसोडायाफॉर्स। एक सेकेंड आइसोडायाफॉर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोटोप्स आपने सीख लिया, आइसोबार सीख लिया। अब आइसोडायाफॉर्स क्या है, n-p, n-p वैल्यूज। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको जिसका पूछा जाएगा, हिंदी मुझे नहीं पता, सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आइसोडायाफॉर्स ही पता है मुझे। इंग्लिश में देख लीजिएगा, उसमें पेपर में दिया होगा। न्यूट्रॉन माइनस क्या होता है आपने? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका आप क्या करेंगे, पहले न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, जितना न्यूट्रॉन होगा फिर उससे प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। तो जिसका जिसका सेम आ जाएगा वो सब क्या कहलाएंगे, आइसोडायाफॉर्स। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल आप कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन से निकाल के। ये भी निकालना इसीलिए सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आ जाए। सिखाने का मकसद यही था कि आप कम से कम निकालना। एक बार इसको रिपीट कर दो, सब बारी करो। जैसे 18 हमने 40 में से 18 जैसे ये इधर सुनिए, पहले एक सेकंड में जल्दी से देख लीजिए बस। ये जो 18 हमने लिखा है वो नंबर यहाँ लिखा था, उसी को हमने यहाँ लिख दिया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही प्रोटॉन भी आपका यही हमने लिख दिया यहाँ। ठीक, अब ये वाला लिखने के लिए हमने क्या किया है, जो ऊपर लिखा था जो नीचे लिखा था इसी को क्या किया है, माइनस कर दिया। बस माइनस करते ही जो आएगा उसको हमने नीचे लिख दिया। ऐसे ही हमने इस वाले केस में किया है, 21 कैसे आया, 40 माइनस 19 ऐसे किया तो हमारा 21 आ गया। इस वाले केस में क्या किया हमने, 40 माइनस 20 ये किया तो हमारा ये वाला 20 आ गया। ठीक है, तीनों में हमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर हमें मिल जाएगा। उससे हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे और प्रोटॉन से तुरंत माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा अगर जिसका जिसका सेम आएगा वो क्या कहलाएंगे, आइसोडायाफॉर्स। तो आपको डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल से भी पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी तो बड़ा नन ही होगी, क्योंकि
हाँ वो इधर अगर से ज़्यादा तो 22 में तो सेम नहीं हो जाएंगे दोनों के। क्या सेम हो जाएगा? जैसे आपने यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके नहीं हैं। एग्जाम्पल आइसोडायफर्स के कम हैं, लेकिन एग्जाम्पल 2-4 हैं। वो आपको अलग अलग सिंबल भी दे के पूछ सकता है। जैसे उसे एग्जाम्पल पूछना है, मान लीजिए ABC करके कुछ बना देगा, ABC करके बना देगा, तो भी तो आपको बताना पड़ेगा उसे। अगर अननोन एग्जाम्पल भी बना दिए तो भी आपको माइनस करके वो निकालना होगा। ठीक है, थ्योरियम को रख सकते हैं ना, यूरियम यूरियम और थ्योरियम को रख सकते हैं ना। थ्योरियम जब आप देखेंगे तो हाँ, उसको कितना कितना है